हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कलीग नितिन गोकरण साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग और स्टेट टैक्सेस, हमारे हाउसिंग कमिश्नर साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर साहब और इलेट्स के नाम से पूरे देश भर में आज की तिथि में अच्छी सी जानकारी रखने वाले और उसको शुरुआत करने वाले और ई गव मैगजीन की भी शुभारंभ करने वाले मेरे IIT कानपुर के अल्मा माटर रवि गुप्ता जी, इनको मैं पिछले कई सालों से जान रहा हूँ। जब पहले बार इनसे परिचय हुआ, इन्होंने बताया कि IIT कानपुर से पढ़ाई की है और अब वो एक नए क्षेत्र में विच इज़ कॉल्ड एडवोकेसी में, आउटरीच में, लोगों तक संदेश पहुंचाने में इसके लेकर के शुभारंभ किया। और मुझे ख्याल है कि शुरुआत में आपके शुरुआती जो पहला या दूसरा हुआ था तभी मैं आपके साथ आपके कार्यक्रम में आया था, और उसके बाद जब कभी आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं ज़रूर उसमें कोशिश करता हूँ शरीक हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैंने 1.5 घंटे का वक्त दिया था कि मैं आप लोगों को भी सुनूंगा और बाकी लोगों को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा कार्यक्रम है जिसकी वजह से मुझे 11:15 तक पहुंचना पड़ेगा, इसलिए शुरुआत ही मुझे करनी पड़ रही बगैर किसी और को सुने हुए। लेकिन विषय इतना महत्वपूर्ण है, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी अर्बन प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये इसके ऊपर कॉन्क्लेव हुआ, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कैसे अर्बन प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, अर्बन प्लानिंग कैसे इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट कर सकता है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके ऊपर जो थीम है स्मार्ट, लिवेबल एंड अफोर्डेबल, ये जो तीनों थीम है बड़ा और भी ज़्यादा महत्व इसको दे देता है। स्मार्ट का मतलब, जब स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उस समय मैं एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो नगर विकास मंत्रालय था, उसमें मैं एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था। और हम लोग को समझ में नहीं आती थी बात कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं वो क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कन्वर्सेशन हमारे देश में था ही नहीं। लगभग 1 साल लगा हमें तमाम सारी इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, उनके साथ जिन्होंने इसमें काम किया, इस विषय में काम किया, उनके साथ चर्चा करके, समझ करके हमारे देश के लिए क्या सही होगा, कैसे हम स्मार्ट जो 100 शहर बनाएंगे, लाइट हाउसेज बनाएंगे कि जिसके माध्यम से हम सिटी को स्मार्ट बना सके, इसको समझ करके बनाने में हमें लगभग 1 साल लगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मई 2014 में कहा था और इसको हम लॉन्च कर पाए जून 2015 में। और जून 2015 में उसको कई स्टेज पे जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गनिर्देश हम लोग लेते रहे, तमाम सारी इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, उनके साथ हम लोग समझते रहे। लेकिन जब लॉन्च किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे चीज को केवल 3 शब्द में, जो कहते हैं गागर में सागर, यानी जो हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने जिस प्रकार के सूत्र लिखे हैं, छोटे से सूत्र लिख देते हैं, और एक सूत्र जो होता है हजारों लाखों शब्दों के बराबर होता है। उसकी व्याख्या आप जो लोग यहाँ पे जानते होंगे, हमारे जो सूत्र लिखे हैं, उस सूत्र की कितनी बड़ी व्याख्या हो जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉन्च किया 25 जून 2015 को, मुझे सौभाग्य, उस समय मैं चूंकि एडिशनल सेक्रेटरी थे इसलिए सामने ही बैठा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने कहा स्मार्टनेस क्या है, टू गेट मोर फ्रॉम द लेस, टू गेट मोर फ्रॉम द लेस। मैंने सोचे कि जैसे एक सूत्र है, और मुझे उस दिन अच्छे से जो पूरे 1 साल तक लगभग सभी कन्वर्सेशन में हुआ करता था, एज एडिशनल सेक्रेटरी सारी चीज को बनाता था, उसकी गाइडलाइंस बनाना, उसको सब कुछ चीज तैयार करने से लेके सब कुछ चीजें मेरा लगातार उसके ऊपर मेरा कन्वर्सेशन होता रहता था। लेकिन ये सूत्र मैंने जब उस दिन सुना तो मेरे दिमाग में बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आपके पास जो है उससे कैसे आप बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। क्या देना आपको? जो हमारे शहरों में लोग रह रहे हैं उनको पानी देना,
उनको सड़क देनी है, उन्हें बिजली देनी है, उन्हें स्वास्थ्य देना है, उन्हें शिक्षा देनी है, उन्हें इंटरटेनमेंट देना है, उन्हें बहुत जितनी सारी चीजें देनी है, जो है उसमें कैसे आप बेच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शहरों में पानी नहीं दिया जा रहा था, ऐसा नहीं कि शहरों में ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था नहीं था, ऐसा नहीं कि शहरों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जो है, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बिजली कितनी नुकसान होती है, शिक्षा की जो हमारी व्यवस्था कितना उसमें नुकसान होता है, कितना हमारा हर चीज में, सड़क है, सड़क को बार बार काटते पीटते हम लोग, बार बार तोड़ते हैं, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि कभी हमें पानी के लिए, कभी सीवर के लिए, कभी ड्रेनेज के लिए, कभी बिजली के तार घुमाने के लिए, कभी ऑप्टिकल फाइबर करने के लिए, इतने बार हम सड़क को तोड़ते हैं, पब्लिक को कितनी तकलीफ होती है। एक छोटा सा सोल्यूशन निकला कि एक डक्ट बना दिए, डक्ट के माध्यम से जो भी करना है करते रहिए और उसको मोनेटाइज करिए, उससे पैसे भी मिलेंगे आपको सड़क पे, और लोगों के लिए सड़क पर भी टूट फूट नहीं होगी। जो भी बिजली के तार हैं, जो बिजली के खंभे करे हुए, वो सड़क आपकी और चौड़ी हो जाएगी। आपसे एक छोटा सा स्मार्ट हेलमेट, यानी कैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। पहले बार जब प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात की तो हमने सोचना चालू किया कि कैसे हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट प्रयोग करने के लिए कैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। कि आपको मालूम है कि आज हमारे यहाँ पुरी शहर है उड़ीसा का, जहां मुझे सौभाग्य मिला लॉन्च करने के लिए। ये भी मैंने प्रधानमंत्री से सीखा कि 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप। बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट लगता है, मैंने 24/7 जब खोलिए तो टैप से पानी निकलेगा। ऐसा नहीं कि 8 घंटे 12 घंटे पानी पर रसनिंग नहीं होगी। और ड्रिंक फ्रॉम टैप, जिस भी टैप को खोलिएगा उस पानी को आप पी सकते हैं। यानी पानी की क्वालिटी इतनी बढ़िया कि आपको आरओ में डाल करके उसको ट्रीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग जब विदेशों में जाते होंगे तो आप कहीं से भी पानी पी सकते हैं। क्या हम ये क्वालिटी ला सकते हैं? आज ला करके हमने दिखाया हुआ। पुरी में जब हमने लॉन्च किया ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7, आपको चीज बड़ी आसान दिखती, बड़ी लगती होगी, क्या बात कर रहे हैं आप। पुरी में 5 लाख की आबादी रहती, 50 लाख लोग आते हैं वहां। किसी भी टैप को खोल करके पानी पीजिए, आप पूरी तरह से आरओ के पानी के बराबर होगा। ये कैसे संभव हुआ? केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्लीट सिस्टम को टेक्नोलॉजी से। और उसका फायदा क्या हुआ कि आज वहां पे जो हर आदमी के छत के ऊपर एक बड़े बड़े टैंक होते हैं, काले काले टैंक होते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम पर पर्सन, जो मैंने प्लानिंग के लोग, अर्बन प्लानिंग के, पर पर्सन जब पानी का प्लान करते थे 135 लीटर पर पर्सन लोग प्लान करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन जब ये ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 है तो 90 लीटर में ही काम चल जाएगा। यानी वी स्टार्ट सेविंग वाटर, क्वालिटी भी इंप्रूव करेगी, लोगों की बीमारी है वो सारी सारी दूर हो जाएगी। और मैं आपको और अच्छी बात बताना चाहता हूं कि आज अयोध्या में भगवान राम की जो नगरी, जहां पे आज सैकड़ों सालों से जो लोगों की बात चल रही थी कि वहां पे भगवान राम का जो एक भव्य मंदिर बनेगा, वो बन रहा और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा, शुभारंभ भी होगा। अयोध्या का पूरा अयोध्या हम लोग ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर हम सप्लाई के लिए सैंक्शन कर चुके हैं और उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। और यही नहीं, हमारे अन्य नगरों में भी इस प्रकार का काम चल रहा है। ये स्मार्टनेस करता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको स्मार्टनेस समझने के लिए। मैं कभी बाहर गया था, विदेश गया था, वहां पे मैंने देखा कि वहां तो ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है। मैंने कहा अगर स्पेन में ड्राइवरलेस मेट्रो चल सकती तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं चल सकती? दोनों साहब का फायदा क्या होगा? बगैर ड्राइवर के ट्रेन चलेगी तो कोई बैठेगा ही। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल करेंगे, अभी इस टेक्नोलॉजी को ले आएंगे। उसके बाद मैं पीछे पड़ गया और आपको जानकर के खुशी होगी, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा हमारा मेट्रो का ट्रैक हमारे हिंदुस्तान में ऑपरेशन ट्रैक है, जो कि ड्राइवरलेस ट्रेन का है। हमारा लाइन 7, लाइन 8 डीएमआरसी का 100% ड्राइवरलेस है। और ये भी मैंने आदेश कर दिया कि भविष्य में जो भी हमारी मेट्रो लाइनें बनेंगी सारी ड्राइवरलेस बनेंगी, उसका सारा सारा होगा। लोगों ने जब उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई लोग ड्राइवर नहीं होगा तो चलेंगे क्यों? मैंने उन्हें जवाब दिया कि भाई चलेंगे इसलिए, ठीक है, अभी हमारे मन में ऐसा, मैं चला हूं ऐसे ड्राइवरलेस मेट्रो में चला हूं, लेकिन लोगों के मन में भय होगा, डर होगा कि ड्राइवर नहीं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए।
लेकिन जब हमारा ड्राइवर सवेरे सवेरे 5 बजे उसको मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो लगानी पड़ती है, रेल लगानी पड़ती है, उसके लिए 2 घंटे पहले, हम तो 5 बजे मेट्रो में बैठते हैं, वो 3 बजे वहां पहुंच जाता है और जाकर के उसका सारा टेस्टिंग करना, उसको वहां से निकालना, ला करके लगाना, फिर वहां से लेकर चलना, 2 घंटे पहले लेकर के 3 बजे से चालू करता है। और हम अंतिम स्टेशन पर रात में 11:30 बजे बैठते हैं, फिर वो जाता है सारा का सारा वहां लगा करके, वो जब घर में लौटता तो रात का 1 बज जाता है। अब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से बहुत सारे एरर हो सकते हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर हम मेट्रो पे ड्राइवरलेस है तो हमारी ड्राइवरलेस बगैर ड्राइवर के चल सकती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारा बैठा हुआ शास्त्री नगर वहां पे जो है शास्त्री पार्क में हमारा जो सिस्टम का जो मास्टर सिस्टम बैठा हुआ, वहां से बैठा हुआ कंप्यूटर से कोई आदमी सीधे ट्रेन को स्टार्ट करेगा, सब जगह ले करके उसकी सारी की सारी टेस्टिंग कंप्यूटर से करेगा, सारी टेस्टिंग ऑटोमेटिक सारी टेस्टिंग करेगा कि कोई पैरामीटर गड़बड़ तो नहीं है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक लाकर प्लेटफॉर्म पे लगा देगा। हमारा ड्राइवर 5 बजे वहां से बैठ करके लेकर चल देगा, रात में 11:30 बजे वो अपना वहां से छोड़ेगा, वहां से अपने आप ले जाएगा, सारी टेस्टिंग करके वहां पे लगा देगा, कहाँ क्या क्या करना, सारी चीज उसको मालूम है कि क्या क्या टेस्ट आगे के लिए करना। सोचिए लाइफ कितनी आसान हो जाती है, इट मेक्स लाइफ सो मच इजी। ऐसे मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि किस प्रकार से स्मार्टनेस टू गेट मोर फ्रॉम लेस यूजिंग टेक्नोलॉजी। थैंक यू गुप्ता जी, आपने पता का स्मार्टनेस की बात। दूसरा लिवेबिलिटी की बात, शहर लिवेबल हो। लिवेबिलिटी की क्या हुआ, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति। अब लिवेबिलिटी के क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे शहर में भी और बड़े शहरों में, आज दिल्ली में मेट्रो न हो तो लोग की लाइफ पूरी, एक दिन मेट्रो बंद हो पूरी चौक कर जाएगा दिल्ली। आज लखनऊ में मेट्रो जो चल रही है, अगर वो मेट्रो न चले कितने सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगा। आज वाटर सिस्टम जितना सारा यहाँ पे दे रखा, अगर वाटर सिस्टम में गड़बड़, तो कैसे हम शहर को लिवेबल बना सकते हैं हमारी आवश्यकताओं की। हम अपनी जो लोग, मुझे ख्याल है कि जब हम छोटे बच्चे थे और शहरों में जाते थे, पानी हमको, मुझे ख्याल है बलिया में मेरे पिताजी थे और हम लोग का पानी चला जाता था तो हमारा मकान दूसरे मंजिल पर था, तो मैं और हमारा छोटा भाई हम लोग बाल्टी से बाल्टी नीचे करते थे, क्योंकि पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता था, बाल्टी नीचे करते थे, उनसे कहते थे पानी करो, और हम लोग रस्सी से खींच लेते कि कुएं से पानी निकालने बलिया जैसे शहर। लेकिन आज नहीं, वो लिवेबिलिटी नहीं, क्योंकि हम उतना वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं। जो हम अपने वक्त को बर्बाद करें उसको हम और अच्छे काम में करते हैं। लिवेबिलिटी मतलब जब ह्यूमन बीइंग की जो पोटेंशियल है, अगर मैं जो काम कर सकता हूँ उस काम को करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम मिले। बच्चा को पढ़ने का उसको ज्यादा टाइम मिले, न कि कम्यूट करने में उसको जो पता चला 2 घंटे 3 घंटे कम्यूट करने में लगे। अगर आप कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी काम करते हैं उस काम में आपको मैक्सिमम टाइम मिले और पूरा शुद्ध मन से आप उस काम को कर सके, फिर देखिए अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी। हर आदमी अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम करेगा, कितनी ज्यादा बढ़ेगी। और लास्ट आपने कहा एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का मतलब हुआ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हर कोई बराबर नहीं, हर आदमी की स्थिति अलग अलग किस्म की है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको अवसर मिले। अगर सबको अवसर, हम चीजों को इतने कॉस्टली बना दें कि लोगों को मिले ही नहीं, अवसर नहीं मिले, लोग आए और आगे शहर से गांव आए। आज जिस प्रकार से देश में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का नतीजा है कि आज और भी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। 2011 का सेंसस हुआ था तो हमारी अर्बन पॉपुलेशन कुछ, उस समय जो अर्बन पॉपुलेशन हमारी थी अंदाजन मैं बताता हूँ 31-32% के आसपास हुआ करती थी, जो कि लेस देन से करीब 34-35 करोड़ के आसपास हुआ करती। आज अगर देखें तो अर्बन पॉपुलेशन हमारी 36-37% के आसपास, अगर करें तो इसको जो ये मिलकर के होगी 45-46 करोड़ के आसपास होगी। और हमारी पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ रही है। जो लोगों के, जो हमारे एक्सपर्ट्स के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2051 में जब हमारा सेंसस होगा तो हमारे देश की अर्बन पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। लगभग अंदाजन 88 करोड़ लोग अर्बन स्पेस में रह रहे होंगे, ये अंदाजा है लोगों का अर्बन स्पेस में। यानी आज जो हिंदुस्तान का अर्बन एरिया उसका लगभग दूना हो चुका होगा। और दूना इसलिए हो चुका होगा कि जो हमारे रूरल एरिया से हर कोई, क्योंकि सिटीज आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे इंजन होता है, मोटर है, बना दीजिए, चेसिस बना दीजिए, मोटर चल नहीं सकता है।
मोटर बन सकता है, उसमें सीट अच्छी लगा दीजिए, सब कुछ फैसिलिटीज कर दीजिए, लेकिन चल नहीं सकता। वो चलने के लिए आपको इंजन चाहिए। वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी अर्बन एरिया से, और ये मैं अपने देश से नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। अगर किसी भी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना है तो उसके लिए अपने अर्बनाइजेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्बन जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ सकती है, केवल एक मशरूम पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है, बहुत सारे स्लम्स के रूप में बढ़ सकती है, बहुत सारे आपके स्प्रॉल्स डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उससे फिर आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं होगा। वो इंजन ऐसा होगा कि वो कहेंगे खटारा इंजन होगा, उस खटारे इंजन से खटारे रफ्तार में ही आप चल सकते हैं। अगर आपको जेट इंजन चाहिए तो जेट इंजन की जैसी बढ़िया उसका जो फ्यूल भी चाहिए, और जेट इंजन के जैसा बढ़िया उसका जो पूरा सिस्टम भी चाहिए। तो जो हमारा इंजन इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन है, और ये दुनिया का एक्सपीरियंस है, अगर कहीं भी अगर फास्ट ग्रोथ हुआ है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, उस ग्रोथ के लिए अर्बनाइजेशन उसके लिए बहुत बड़ा सहायक था। क्योंकि शहरों में एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक प्रकार से सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उनका सिनर्जाइजेशन होता है। अलग अलग किस्म की कैपेसिटी, अलग अलग किस्म की कैपेबिलिटीज, उनका एक सिनर्जाइजेशन होता है। उसको मिल करके एक, जैसे 1+1 मिलकर के 11 बनता है, उस प्रकार का चीज हमारे अर्बन एरिया संभावना पैदा करते हैं। और इसीलिए सारे देशों में अर्बनाइजेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। और हमारे देश में अगर आप कहें, क्योंकि मैंने पूरा जो अर्बन का मैं न केवल एडिशनल सेक्रेटरी था बल्कि सेक्रेटरी भी रहा, और ऑलमोस्ट करीब 5 साल का वक्त मुझे मिला सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स काम करते हुए। मैंने देखा पूरा का पूरा इतिहास अर्बनाइजेशन का। अगर अर्बनाइजेशन के इतिहास को 2014 के पहले और 2014 के बाद का देखें, आपको पूरा का पूरा लगेगा दिस वाज अ वाटर सेट। पहले बार हिंदुस्तान में, पहले हम लोग जो रूरल, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव का संस्कार और गांव की जो मिट्टी की सुगंध होती है वो मेरे अंदर है। लेकिन जो मेरा ग्रोथ हुआ वो अर्बन एरिया में आकर के। पहली बार जब मैं रांची गया पढ़ने के लिए तो मुझे समझ में आया कि पढ़ाई कैसी होती है। गांव की पढ़ाई से निकल करके, वहां से निकल के मैं सीधा रांची पहुंच गया पढ़ने के लिए। वहां के बाद IIT चला गया पढ़ने के लिए। तो ये अर्बनाइजेशन का जो है, जो एक हमारे देश में कहेंगे तो एक प्रकार से वाटर सेट, छोटा सा एक प्रयास हुआ था 2004 में, जब JNNURM के माध्यम से अर्बन एरिया में कुछ विकास करने की कोशिश की गई, बट इट वॉज ऑल एडहॉक। सारा तदर्थ रूप में वो विकास हो रहा था। ऐसा विकास था जिसकी कोई दिशा थी न दशा थी। केवल ये हो रहा था कि यहाँ पे आप फ्लाईओवर बना दीजिए, यहाँ पे आप पानी का बना दीजिए, यहाँ पे आप जो ये वेस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए बड़े बड़े प्लांट लगा दीजिए। बहुत सारी जगह कुछ कुछ काम हो रहे थे, लेकिन न उसकी दशा थी न दिशा थी, कोई उसका गंतव्य निश्चित नहीं था। लेकिन 2014-2015 के बाद से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक, आप सोच सकते हो मैं 6 नेशनल मिशन से एक साथ चला रहा था। 6 नेशनल मिशन के साथ साथ अर्बन ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का काम बड़ी तेजी से विकास हुआ, क्योंकि एक निश्चित दिशा थी। इट इज गिवन फॉर यू कि एक हमको, जब तक हम अर्बन के बारे में हमारी चिंता नहीं होगी, जब तक हम अर्बन को ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि स्मार्ट भी होगा, लिवेबल भी होगा और अफोर्डेबल भी होगा, तब तक वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वही होगा, खटारा वाला इंजन होगा। लोगों के सामने इतनी सारी परेशानियां होंगी, जब एक शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए उनको इतने कष्ट होगा तो काम क्या करेंगे? वो साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रेन होंगे, इतने ज्यादा ड्रेन ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो चीज कर सकते हैं, अगर प्रोफेसर है पढ़ाने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और उनको जाने में अगर 2 घंटा लग रहा है तो पढ़ाएंगे क्या? साइकोलॉजी इज ड्रेन्ड ऑफ। तो ये एक निश्चित दिशा दे करके इस प्रकार से ग्रोथ हुआ, जो कि आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे 1 साल पहले हमें कहा कि हम एक विकसित भारत के लिए 2047 के 15 अगस्त को विकसित भारत के अमृत काल में हम चल रहे हैं। देयर इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसमें हर किसी को मिलकर के, सबका साथ सबका विकास मिलकर के, एक सबकी क्षमता जोड़ते हुए हम देश को उस ऊंचाइयों को ले जाएंगे। और उन ऊंचाइयों का जो एक बड़ा नमूना आपने कल देखा, जिस प्रकार से कल सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लैंडर ने किया, और जिस प्रकार से उसके अंदर से रोवर निकल चला, मैंने जैसे कि पूरा का पूरा अगले 14 दिन जो चंद्रमा का जो दिन होता है, उस पूरे 14 दिन वो घूम करके वो चंद्रमा के ऊपर क्या है, कैसे ये हिंदुस्तान ने दुनिया में सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा पर अपना कदम रखा।
ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अमृत काल का, जब उन्होंने कहा कि ये इसका अमृत काल का एक आगाज है, ये अमृत काल में जो एक नए भारत का, एक विकसित भारत का ये शुरुआत है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों को विश्वास देने वाला है। ये कैसे विश्वास करेंगे? इसके लिए पूरा अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन की जब बात हुई तो हर क्षेत्र में हर किसी को, जो सबसे गरीब नैनो एंटरप्रेन्योर, हमारा जो पटरी और रेडी लगाने वाला है, पटरी पर रेडी लगाने वाला, उस तक की चिंता की। अभी पिछले 15 अगस्त को विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हर कोई जो विश्वकर्मा के रूप में जो हमारा काम, हर एक को सम्मान देने की, हर एक को मदद करने की, जिससे कि वो अपनी क्षमता के मुताबिक बेस्ट सब कुछ कर सके। उसके हाथ में जो हुनर है, हुनर को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, समाज को बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। और ये कार्य करने का जो पूरा का पूरा, जो मैं इसलिए कहता हूं कि दिस इज वाटर सेट। 2014 जो है एक वाटर सेट है इंडियन हिस्ट्री में अर्बनाइजेशन के लिए। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से काम हुआ, सारे हिंदुस्तान में जो काम हुआ, आप सोच सकते हैं कि पहले हमने अमृत योजना में केवल 500 स्थानों को लिया था जो 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले थे। अब पूरे हिंदुस्तान के लगभग 5000 शहर, सारे के सारे शहरों में सबको हर घर में शुद्ध जल लेने के लिए प्रारंभ हुआ। आज जो ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 एक रियलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि जब हमने चंद्रमा पे कदम रखा तो हमने सोच लिया कि हम आगे मंगल पे भी इस प्रकार से, सब हर जगह हम इस प्रकार की चीज कर सकते हैं। तो केवल हम जाके वहां कक्षा में घूमेंगे नहीं, बल्कि उसके ऊपर कदम रख करके हम अपना काम भी करेंगे, उसको अन्य देशों के बराबर हम जाकर वैसे काम भी करेंगे। ये हमारा विकसित भारत का आगाज है। तो वैसे ही हमारी जो, चाहे पानी के बारे में हो, सीवर सिस्टम के बारे में हो, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हो, आपके सड़कों के, स्मार्ट सड़कों के बारे में, एनर्जी सिस्टम के बारे में, हेल्थ सिस्टम के बारे में, और उसका नतीजा आपने देखा। जो हमारे स्मार्टनेस का जो काम हुआ उसका नतीजा आपने देखा कि जब कोविड आया, 2020 मार्च से कोविड आया और पूरी दुनिया एक प्रकार से चुनौतियों से जूझ रही थी, लेकिन जो हमारा ये सिस्टम डेवलप कर दिया गया 2015 से 20 के बीच में, उस सिस्टम ने इतनी सारी चुनौतियों को झेल लिया, इन सारी चुनौतियों को पूरी मजबूती के साथ। और यही नहीं, बल्कि हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ती है। लक्ष्य केवल में विकसित भारत का नहीं, लक्ष्य हमारा विकसित और आत्मनिर्भर भारत का है, और वो करने में शहरों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे देश से जो भी जिस किस्म का लक्ष्य निर्धारित किया, जिस किस्म की एक दिशा उन्होंने निर्धारित की, उस दिशा में सबसे पहला कदम रखने वाला उत्तर प्रदेश है। इसको मैं देखता था वहां से, दिल्ली से देखता था, जब मैं सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हुआ करता था। इसी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो हाउसिंग फॉर ऑल था, जो हर एक को मकान बनाने का था, पता चला 10,000 भी मकान नहीं सैंक्शन हो रहे थे, कुछ होता ही नहीं था। स्वच्छ भारत के बारे में मजाक उड़ाया जाता था कि ये मजाक उड़ाते थे कि स्वच्छ भारत कैसे हो सकता है। लेकिन 2017 के बाद जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ, आपको जानकर के खुशी हुई कि आज उत्तर प्रदेश हाउसिंग के मामले में देश का सबसे पहला नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन में जिसको पुरस्कार मिला। पीएम स्वनिधि रेडी पटरी, उसके बारे में सबसे पहला उसका पुरस्कार मिला। हर चीजों में उत्तर प्रदेश, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग, हर चीजों में उसको उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। और यही एक ऐसा मौका था, एक माहौल बना जिससे कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक पहचान बनी, दुनिया के सामने पहचान बनी। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक हुए। जब यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो लगभग 36.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे प्रस्तावों पे लोगों ने एमयू साइन किए। और जब कभी अगला हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, 10 लाख करोड़ या उससे ज्यादा के ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग करेंगे। ये प्रदेश हमारा किस प्रकार से बदलेगा, और ये करने के लिए शहरों की आवश्यकता पड़ेगी। नई टाउनशिप पॉलिसी, जिसके बारे में हमारे नितिन जी यहाँ पे हैं, वो बताएंगे, तो मेरे पास समय नहीं, वो सारा का सारा उसको आपको बताएंगे किस प्रकार से एक न्यू टाउनशिप पॉलिसी लाएंगे, कैसे एक लक्ष्य लिया गया कि 100 नए शहर हम लोग बनाएंगे, कैसे लक्ष्य लिया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक शहरों में हम लोग मेट्रो भी लाएंगे, शहरों के वहां के अर्बन ट्रांसपोर्ट को सुधार करेंगे। आज हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि जो हमारी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बेहतर इन्वायरमेंट, बेटर पोल्यूशन लेस इन्वायरमेंट, उसको हम लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे, किस प्रकार से जो तमाम सारी चीजें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसमें हमें अर्बन प्लानिंग, मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबा अवधि मैंने अर्बन एरिया में काम किया है। उत्तर प्रदेश में मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहा हूँ, मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट भी रहा हूँ, और भारत सरकार में लगभग 7.5 साल एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के तौर पे मैंने काम किया। और पूरे अनुभव से मैं समझ गया कि अर्बन प्लानिंग हर चीज की कोर है, और इसलिए पूरी अर्बन प्लानिंग के लिए एक नई दिशा पूरे देश को देने की कोशिश की। चाहे वो हमारे नई नई चीजें कैसे, हमारे जो ओल्ड सिटीज है उसको कैसे रीडेवलप करेंगे, उसको कैसे रेट्रोफिट करके डेवलप करेंगे, या नए सर ग्रीनफील्ड कैसे हम लोग उसको डेवलप करेंगे, या कैसे हम लोग पूरा मास्टर प्लानिंग करेंगे। ये सब सारी की सारी गाइडलाइंस वहां से बना के कैसे रिवर सेंसिटिव हम लोग अर्बन प्लानिंग कैसे करेंगे, कैसे हम ट्रांजिट ओरिएंटेड प्लानिंग कैसे करेंगे, जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग को कैसे एक दूसरे से मर्ज कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्लानिंग करेंगे जिससे कि लोगों को कम से कम उन्हें कठिनाइयां हो और बेहतर से बेहतर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, कैसे हम लोग हाई राइज डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर न केवल बनाने में बल्कि उसको मेंटेन करने में भी खर्चे को हम लोग कम कर सकते हैं। ये सब तमाम सारे गाइडलाइंस भारत सरकार से हमने वहां से जारी कराई। मुझे इस बात का मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं ऐसे युग में, ऐसे काल में मैं सचिव बना, या ऐसे काल में मैं एडिशनल सेक्रेटरी बना जिस काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का वो एक प्रताप, उनकी जो सोच, एक उनका जो नए भारत की जो सोच है, उसमें उस सोच के साथ कुछ करने का मुझे मौका मिला। और जब मैं वहां से मुख्य सचिव के तौर पर आया तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने की, जो कि एक पूरा का पूरा वो उनकी पूरी ऊर्जा जो होती है इम्प्लीमेंटेशन की होती है। कहीं कोई नई दिशा मिले, उस दिशा को कैसे हम जमीन पे धरातल पे ला करके लोगों की जिंदगी को सुधार कर सके। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है, यहाँ के जो 24-25 करोड़ लोग मालूम है, उन्हें मालूम है कि किस प्रकार से उनकी जिंदगी, चाहे वो गांव का प्राइमरी स्कूल हो, वहां का सेकेंडरी स्कूल हो, शहरों के हालात है, किस प्रकार से बेहतर तब्दील हुए। और आने वाले समय जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा निवेश हमारे प्रदेश में होगा, कैसे ये और ज्यादा परिवर्तन होगा। और ये सब चीज करने के लिए अर्बन प्लानिंग, अर्बनाइजेशन एंड सिटी डेवलपमेंट आर द कोर। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो 10 स्मार्ट सिटी बनाए जाने थे, जिसका सिलेक्शन वहां पे एक चैलेंज माध्यम से, पहले बार मैंने सीखा चैलेंज के बारे में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट एजेंडा में, डेवलपमेंट हिस्ट्री में पहले बार किसी ने कहा कि आपको डेवलपमेंट भी चुनौती के माध्यम से, एक चैलेंज के माध्यम से आपको मिलेगा। देयर इज नो इंटाइटलमेंट। जब आप काम करोगे, जब आप सोचोगे क्या काम कर सकते हो, जब क्या आप अचीव करोगे, तब आपको मिलेगा। इनफैक्ट दैट हैज बिकम ए नॉर्म इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी प्रकार का नॉर्म हमने स्टेट में भी धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं। नथिंग इज फॉर इंटाइटलमेंट। ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं, हमको दे दिया जाए। हम सक्षम बने, हमारा एक कुछ इस प्रकार की हमारी दिशा हो, सोच हो कि हमें अच्छा करना है, तो फिर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है इंडियन डेवलपमेंट में, जो कि हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी हुआ है। और उसके लिए ये जो पूरा का पूरा आपका जो विषय है, जो अर्बन प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट स्वतः है। लोगों को जहां लगेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर रही है, जहां लोगों को लगेगा कि यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, हमारे चैलेंजेस कम हो रहे हैं, लाइफ के चैलेंजेस कम हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सारे के सारी चीजें आएंगी। और फिर उसके बाद लोग भी उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग इसके शुरू में खिलाफत भी करते हैं। मैंने देखा ऐसा बहुत सारी खिलाफत करते हुए लोगों को पाया। जब हमारा सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था, बहुत सारे लोग, अगर आपने देखा, इतने सारे कन्वर्सेशन थे। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 21 रिटेन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी सब मिलाकर के एक साथ उसको हमने सारा उनके साथ वहां डिस्कशन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए इजाजत दी कि आप आगे बढ़े। और आज आपको मालूम है कि जब इतना बड़ा पार्लियामेंट बन गया है, एक लोगों का पार्लियामेंट बन गया, लोगों को कितनी खुशी होती है। आज जब हमारा जो एक कर्तव्य पथ बन गया है, देख के लगता है कि हमारा ये कर्तव्य पथ पहले क्यों नहीं ऐसा था। मैंने जो राजपथ के ऊपर हमारे पास करीब 90-92 एकड़ में जो है सारे वो हटमेंट्स थे, जैसे स्लम्स जैसे थे। मैं तो दुनिया में इतने सारे देशों में जाने का मुझे मौका मिला, कहीं मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे सेंट्रल विस्टा के ऊपर हटमेंट्स हो, लेकिन हमारे देश में थे। आज वो सारे के सारे साफ हो गए। और वहां पे जो डिफेंस फोर्सेज रेडी थी, आप जाके देखिए, हिंदुस्तान का बेस्ट क्वालिटी ऑफिस अगर जाकर के देखिए अफ्रीका अपने के ऊपर और केजी मार्ग पे, ऐसा उनके पास बना हुआ। और ये सब स्मार्टनेस का, ये सब वो जो माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, एक नए भारत की सोच है,
एक नई दिशा देने की सोचे, उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिला और मुझे तो ये सौभाग्य मिला कि मैं उस काम में भी अपना कुछ योगदान दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो आपने विषय चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है और इस विषय के लिए इस पे जो चर्चा होकर के जो बातें निकलेंगी निश्चित तौर पे कुछ नई नई चीजें निकलेंगी, क्योंकि कभी कोई चीज फाइनल नहीं होती। हर चीज के आगे कुछ सुधार का गुंजाइश होता है। अगर आपके विचार से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो कि लगता है कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश में और बेहतरी हो सकती है, हम उसका स्वागत करेंगे, आपसे सीखने के लिए स्वागत करेंगे ताकि उससे हम और बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश अपनी जो गांधी जी जो कहते थे कि हमेशा अपनी सारी खिड़कियां खोल करके रखें ताकि हर दिशा से कुछ कुछ नई नई चीजें आती हैं। आज उत्तर प्रदेश एक अवसरों का प्रदेश है, उस अवसरों के प्रदेश ने अपनी सारी खिड़कियां खोल दिया, जिससे उन खिड़कियों से नई नई बयान, नई नई ज्ञान, नई नई शक्तियां आती हैं और उन शक्तियों को समाहित करके उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सशक्त उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ, एक स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त, समृद्ध उत्तर प्रदेश की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। वो एक नया उत्तर प्रदेश है। मैं समझता हूँ कि उसको करने में जो आज आपका दिन भर का जो वर्कशॉप है, दिन भर की कार्यशाला होगी, कोई भी अगर नई बातें निकल करके आती हैं आप जरूर हमसे शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को अगर जहाँ भी आवश्यक होगी वहाँ उसे लागू करने के लिए। मैं रवि गुप्ता जी को एक बार दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आपके साथ आकर के अपने कुछ चंद बातों को शेयर करने का मौका दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पूरे दिन भर की जो वर्कशॉप हो एक समृद्ध विमर्श हो, एक अच्छा विमर्श हो और विमर्श के माध्यम से, उस मंथन के माध्यम से नई चीज निकल करके आए जिससे हम लोग को और आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं एक बार आपको सबको धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।